चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का ही नेक्स्ट चैप्टर है, जो ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, उसी का ही नेक्स्ट चैप्टर है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। इससे पहले हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के 2 चैप्टर कर चुके हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। अब सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें एलपीपी को समझना पड़ेगा। अब एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब एलपीपी क्या होती है? एलपीपी का मीन्स होता है इसमें हमें कोई भी एक ऑब्जेक्टिव गिवन होगा। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। मैं एलपीपी के बारे में बता रही हूँ। एलपीपी क्या होती है कि इसके लिए हमें कोई एक ऑब्जेक्टिव गिवन होगा। अब ऑब्जेक्टिव का मीन्स वो मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा। अब ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम मिनिमम ये ऑब्जेक्टिव है क्या? जैसे मान लो कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अब अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव गिवन है तो उसकी कुछ कंडीशन भी होंगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो मेरी कुछ बाउंडेशन होंगी, कंडीशन होंगी कि मेरे पास कोई टाइम लिमिट फिक्स होगी कि मैं इतने ही टाइम लिमिट के लिए आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव गिवन होगा और उस ऑब्जेक्टिव की कुछ बाउंडेशन होंगी, कंडीशन होंगी, बाउंड्री कंडीशन भी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जो भी कंडीशन होगी, जैसे मैंने बताया कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो मेरी कंडीशन क्या है कि मैं आपको लिमिटेड टाइम में ही पढ़ा सकती हूँ, कि मैं आपको सिर्फ 5 घंटे का टाइम दे सकती हूँ, 4 घंटे का टाइम दे सकती हूँ, एक लिमिटेड टाइम है। अब जो लिमिटेड टाइम है, मैंने अपनी बाउंडेशन बताई है, जैसे टाइम की बाउंडेशन बता दी, तो जो टाइम होगा वो टाइम कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता ना, कि मैं नेगेटिव टाइम में आपको स्टडी करवा सकती हूँ, जब मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। तो जो भी बाउंडेशन होगी, बाउंडेशन किस पर डिपेंड करती है? जैसे मैंने आपको टाइम बताया तो टाइम पर डिपेंड करती है, तो वो टाइम क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। अब ऑब्जेक्टिव किस तरह से होगा कि मान लो हमारे पास यहाँ पर है 5x1 + 2x2, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो x1 और x2 ये क्या है? बाउंडेशन है, जैसे मैंने टाइम बताया, ठीक है। अब टाइम की कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन होगी। वो बाउंड्री कंडीशन इस तरह से हो सकती है 2x1 + 3x2 > x1 x2 दोनों बाउंडेशन है। अब उनकी बाउंडेशन सिर्फ यहाँ तक ही लिमिट है, उनकी लिमिटेशन कितनी है? सिर्फ इतनी है कि वो < 4 होना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसी तरह से कुछ और बाउंडेशन भी हो सकती है, लेकिन जो x1 और x2 है, जो बाउंडेशन बताई है कि x1 और x2 ये पॉजिटिव होगा। बाउंड्री कंडीशन < या ग्रेटर में होगी, लेकिन बाउंड्री कंडीशन किन पर डिपेंड करती है? वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये कहलाती है एलपीपी। अब इसे बाय सिंप्लेक्स मेथड हमें सॉल्व करना होगा। अगर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सिंपल वे में आपको बताऊं तो इसमें हमें मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन की, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की कंडीशन गिवन होगी। इसमें आपको करना क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन की कैलकुलेशन करनी है। हमें कैलकुलेट ये करना है मैक्सिमाइजेशन के लिए, ये कैलकुलेट करना है। यानी अगर हमें मिनिमाइजेशन गिवन है तो उस मिनिमाइजेशन को हम क्या करेंगे? मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसके अलावा हमें कुछ बाउंड्री सच दैट, इसके अलावा हमें कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी, वो भी इक्वेशन में होंगी। 2x1 + 3x2 = हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, कोई भी बाउंड्री कंडीशन होगी जो कि इनइक्वालिटी की फॉर्म में होंगी, ओके। तो इन बाउंड्री कंडीशन में 4x1 + 7x2 या माइनस ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जो भी बाउंडेशन है, यानी जिन पर ये बाउंड्री कंडीशन डिपेंड करती है, जिन वेरिएबल पर, ये वेरिएबल है x1 और x2, ये वेरिएबल हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। तो इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम होगी एलपीपी। इस एलपीपी प्रॉब्लम को आपको बाय सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। और इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मैंने आपको अभी बताया ना कि हमें एक एलपीपी गिवन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन होगी।
वो गिवन किस फॉर्म में होगी, या तो मैक्सिमम ऑफ या मिनिमम ऑफ के फॉर्म में। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 5x1 + 3x2। ये ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक। सच दैट, लेकिन ये कंडीशन होगी कि इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है, 3x1 + 5x2 इज लेस देन 15, 5x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल 10 एंड x1 x2। अब x1 और x2 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है तो हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, ओके। अब इस क्वेश्चन में ये मैक्सिमाइजेशन में है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकंड क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास ये इनइक्वलिटी है, इन्हें इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी कहते हैं। इस इनइक्वलिटी को, जो भी सच दैट में बाउंड्री कंडीशन में इनइक्वलिटी है, इन्हें हमें किस में चेंज करना होगा, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसे इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करेंगे, ये देखो, सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ z हमें गिवन है 5x1 + 3x2। अब बाउंड्री कंडीशन है, उन्हें हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। अब गिवन क्या है, 3x1 + 5x2 इज लेस देन इक्वल 15। इसका मीन्स क्या है कि जब हम 3x1 और 5x2 इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनका सॉल्यूशन 15 से कम आ रहा है, ओके, 15 से कम आ रहा है, यानी ये सॉल्यूशन 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 से कम सॉल्यूशन होगा। अगर हमें इसे इक्वल 15 करना है तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। 13 है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 14 है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से 3x1 + 5x2 है, इन दोनों का सम 15 से कम आ रहा है, तो 15 से लेस आने का मीन्स हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब क्या ऐड करना पड़ेगा ये तो हमें पता नहीं कि ना कि 1 ऐड करे 2 ऐड करे, तो हम एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं x3, जो किसके इक्वल होगा, ये वेरिएबल ऐसा होगा कि ये इक्वेशन हमारे पास इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, यानी हम x3 उस वेरिएबल को लेंगे जिससे कि लेस देन इक्वल 15 का सॉल्यूशन इक्वल 15 में चेंज हो जाएगा। जब हम किसी इन इक्वेशन में किसी वेरिएबल को ऐड करते हैं, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ इस स्टेप को, जब हम किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल को ऐड करते हैं तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है, स्लैक वेरिएबल। अगर मैं किसी स्टेप को कहती हूँ कि मैं रिपीट करती हूँ तो उस स्टेप को आप ध्यान से समझा करो। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम हर एक स्टेप समझने वाला है। इसमें क्वेश्चन में हमें या तो मैक्सिमम गिवन होगा या मिनिमम गिवन होगा। अगर मैक्सिमम है तो हम स्टार्टिंग कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पर मिनिमम गिवन है तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज कर देंगे। तो ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में कंप्लीट है। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो सच दैट की कंडीशन है, यानी जो बाउंड्री कंडीशन है, वो बाउंड्री कंडीशन या तो लेस देन में होगी या ग्रेटर देन में होगी। लेस या ग्रेटर में है तो यानी इन इक्वेशन में होंगी, तो उन इन इक्वेशन को हमें इक्वेशन में चेंज करना होगा, यानी इन इक्वलिटी को हमें इक्वलिटी में चेंज करना होगा। अब इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम चेक करेंगे कि इन दोनों का एडिशन, यानी 3x1 + 5x2 का एडिशन 15 से कम है, इट मीन्स लेस देन इक्वल में है, हमें इक्वल में करना है, इक्वल 15 आना है। तो अगर ये वैल्यू 15 से लेस है तो इसमें हमें किसी वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 15 के इक्वल होगा ना। अगर हम किसी भी इन इक्वेशन में किसी वेरिएबल को ऐड करते हैं तो वो वेरिएबल हमारे पास स्लैक वेरिएबल कहलाता है। ओके समझ में। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखो, 5x1 + 2x2, इन दोनों का जो एडिशन है वो 10 से कम है, लेस देन 10 है। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, इक्वल 10 लेकर आना है। अब इक्वल, अगर ये लेस है और हमें इक्वलिटी चाहिए तो इसमें कोई और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हमने इसमें x3 ऐड किया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 13 + 15 आ रहा है, यहाँ पर हमने मान लिया कि इक्वल 10 और 5 प्लस आ रहा है, तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 2 ऐड किया तो यहाँ पर भी 2 ऐड करने पर ही इक्वल आएगा, यानी जो वेरिएबल हमने यहाँ ऐड किया वही वेरिएबल यहाँ पर ऐड करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। हो भी सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
तो हम यहाँ पर सेम वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे, एक नया वेरिएबल ऐड कर देंगे x4। ओके, आगे समझे आपको कि अगर हमारे पास दो इन इक्वेशन है, उन्हें इक्वेशन में चेंज करना है तो हमें उसमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा अगर वो लेस देन में है। तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में x3 ऐड किया तो सेकंड इक्वेशन में x3 ही ऐड करें, ऐसा जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में पता नहीं है कि x1 x2 की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ऐड कर लेंगे। हमने ऐड कर लिया x4, हमने ऐड किया किसी भी इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करने के लिए वेरिएबल ऐड किया। कौन सा वेरिएबल ऐड किया, x4। तो x4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लैक वेरिएबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर x3 एंड x4 आर स्लैक वेरिएबल। आगे समझे यहाँ तक। एंड यहाँ पर एंड में कंडीशन क्या है, x1 x2 ग्रेटर 0। इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास ये बाउंडेशन के लिए वेरिएबल थे x1 x2, जो भी वेरिएबल होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए। अब टोटल वेरिएबल कितने हैं, यहाँ से मैक्सिमम जेड और बाउंड्री कंडीशन में x1 से लेकर x4 तक वेरिएबल है, यानी एंड में हमारे पास क्या देगा, x1 x2 x3 x4, ये चारों के चारों वेरिएबल क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, आगे समझ में। देखो हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4, ये 4 वेरिएबल है। अब हमारे पास एक तो ऑब्जेक्टिव है, 2 बाउंड्री कंडीशन है। उसमें जो भी वेरिएबल नहीं है उसे हम 0 से ऐड कर लेते हैं, 0x3 0x4। इससे मैक्सिमम जेड में कोई चेंज तो नहीं हुआ ना। यहाँ पर x3 है, x4 नहीं है, तो हमने 0x4 से ऐड कर लिया। यहाँ पर हमारे पास x3 नहीं है तो हम इसे 0x3 से ऐड कर लेंगे, प्लस 2x2 प्लस 0x3। आगे समझ में यहाँ तक। अब हम क्या चेक करेंगे, जब ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएंगे तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाकर चेक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। टोटल वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, x1 से x4 तक, x1 x2 x3 x4। जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, ये दोनों। इन बाउंड्री कंडीशन में x1 की कॉस्ट कितनी है, 3 और 5। तो x1 के साथ हमारे पास क्या देगा, 3 एंड 5। x2 के साथ हमारे पास क्या है, 5 और 2। x2 के साथ 5 और 2। x3 1 एंड 0, 1 एंड 0, ये फर्स्ट रो यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन। एंड x4 में हमारे पास क्या है, 0 एंड 1। कितनी रो है यहाँ पर, 1 2 रो है। 2 रो के लिए सेकंड 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में 2 रो है तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा 2 बाई 2 की यूनिट मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही, नहीं बन रही। 2 बाई 2 की यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 1। ये 2 बाई 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये 2 बाई 2 की यूनिट मैट्रिक्स अगर यहाँ पर पॉसिबल है, बन रही है, ठीक है, हमने बाउंड्री कंडीशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स में 2 रो है, तो यहाँ पर 2 बाई 2 की यूनिट मैट्रिक्स पॉसिबल होनी चाहिए। अगर है तो हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम यानी सिंप्लेक्स टेबल से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही, मानो हमारे पास सॉल्यूशन ये आ गया, तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स आई होती है जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी पॉजिटिव 1 होता है, नेगेटिव 1 नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही तो इसके लिए हम इसी बाउंड्री कंडीशन को आगे और चेंज करेंगे और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिलहाल हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बन रही है ना यहाँ पर 2 बाई 2 की, 1 0 0 1 x3 और x4 में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। अरे सामने अब टेबल में भी आपको कुछ स्टेप है, मैं आपको सेम बताऊंगी जो आपको हर टेबल में लिखने हैं। देखो यहाँ पर लिखना है आपको VB, इसका मीन्स है बेसिक वेरिएबल। यहाँ पर आपको लिखना है CB, बेसिक कॉस्ट। यहाँ पर आपको लिखना है XB का मीन्स आपको ये जो इक्वलिटी की टर्म हो, इक्वल की वैल्यू होगी, बाउंड्री कंडीशन में जो इक्वलिटी होगी वो इक्वलिटी। वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3 x4, जितने भी वेरिएबल होंगे वहाँ तक आपको ये लिखना है। ओके, VB CB XB, और जितने वेरिएबल है वो वेरिएबल। और यहाँ पर आपको लिखना है CJ, इसका मीन्स है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी कॉस्ट। ओके, VB बेसिक वेरिएबल, CB बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट, XB इक्वल की जो टर्म होगी,
और ये टोटल वेरिएबल सी जे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो कॉस्ट होगी। ओके, अब बेसिक वेरिएबल ये हमारे पास क्या होंगे, ये जब भी आप सिंप्लेक्स टेबल बनाओगे उस सिंप्लेक्स टेबल में आपके ये स्टेप हमेशा ही होंगे, यानी ये तो आपको लिखना ही लिखना है। बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बनने चाहिए। अब यूनिट मैट्रिक्स किस किस से बन रही है, x3 और x4 से मिलकर बन रही है। तो बेसिक वेरिएबल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बनती है, x3 और x4। लेकिन आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है, हमारे पास मान लो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स तो बन रही है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स इस तरह से बन रही है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स बन रही है वो 1 0 0 1 ना होकर 0 1 1 0 आ रही है। यूनिट मैट्रिक्स कभी भी हम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा होगा, यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं। 3/3 किया तो ये लिखेंगे, 2/2 किया तो इस तरह से लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम 1 0 लिखेंगे, फिर 0 1 लिखेंगे। अब 1 0 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, x4 में आ रहा है। तो बेसिक वेरिएबल में जब हम वेरिएबल लिखेंगे तो पहले 1 0 की टर्म लिखेंगे, फिर 0 1 की। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो पहले 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। ओके, आगे समझ में, क्योंकि हमें हर एक रो का ध्यान रखना है, रो में भी आगे पीछे चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर क्या था, 1 0 0 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है बेसिक कॉस्ट। बेसिक कॉस्ट, अब सी मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम ऑफ जेड, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट। तो यहाँ पर भी सी लिखा हुआ है ना, कॉस्ट है बेसिक कॉस्ट। बेसिक वेरिएबल क्या है, x3 और x4। तो x3 और x4 की जो कॉस्ट है वो हमें लिखनी है। उसके लिए देखो पहले हम कॉस्ट यहाँ पर लिख लेंगे। मैक्सिमम ऑफ जेड में कॉस्ट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ जेड ये है, ये इसकी कॉस्ट है 5 3 x1 x2 x3 और x4 के लिए 5 3 0 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 3 0 एंड 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम सी बी की वैल्यू, यानी बेसिक वेरिएबल क्या थे, x3 और x4, उनकी कॉस्ट क्या है, यहाँ पर देखो 0 0, तो उनकी कॉस्ट 0 0। एक्स बी का मीन्स होता है इक्वल की टर्म। इक्वल में हमारे पास क्या है, 15 और 10। तो इक्वल की टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 एंड 10। और x1 x2 x3 x4 जो हमने मैट्रिक्स बनाई है वो मैट्रिक्स एज इट इज उतार लेंगे। 3 5 1 0 फर्स्ट रो, 5 2 0 1 ये सेकंड रो। ओके, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। और देखो जब हम सिंप्लेक्स टेबल बना लें तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा ZJ माइनस CJ। टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। आप वीडियो को पॉज करके रिपीट कर लो, आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक करो कि आपको टेबल समझ में आई है नहीं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ZJ माइनस CJ। अब ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ZJ CJ तो हमारे पास ये देखो ये CJ है 5 3 0 0, यानी C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू, यानी CJ की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे। अब ZJ ये हमें कैलकुलेट करना है, ये किसके इक्वल होता है, CB XJ के इक्वल विथ समेशन। ZJ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, समेशन ऑफ CB XJ। तो हम फर्स्ट रो को सॉल्व करें, फर्स्ट रो और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करें, यानी इस एलिमेंट को हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना। तो इसके लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, CB है ये XJ होगा, फर्स्ट कॉलम है तो ये XJ होगा, सेकंड कॉलम है तो ये XJ होगा, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, CB को XJ से मल्टीप्लाई करना है। CB 0 है तो XJ की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया विथ समेशन। समेशन रखा हुआ है, समेशन का मीन्स होता है प्लस। जब हम CB की वैल्यू ये लेंगे यानी इस 0 को लेंगे तो XJ की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, ये 5 लेनी है। अगर हम फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 आ जाएगा। माइनस में CJ है, ZJ माइनस CJ, माइनस में CJ। हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में CJ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो यहाँ पर क्या देगा 5। ये देखो 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, माइनस का 5, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो इसकी जगह माइनस 5। आगे समझ में। अगर हम सेकंड कॉलम को सॉल्व करें तो सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, ये इस कॉलम के लिए देखो CB तो हमारे पास फिक्स रहेगा, XJ की वैल्यू हमारे पास 5 और 2 हो जाएगी, यानी CB अगर 0 है, ये वाला 0
तो उस कंडीशन में एक्स जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5, प्लस में अगर सी बी ये वाला 0 है तो एक्स जे की वैल्यू सेकंड कॉलम करें तो एक्स जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस में सी जे। अब इस कॉलम के लिए सी जे हमारे पास क्या होगा 3 होगा, इससे सॉल्व किया तो 0 + 0 -3, यानी सॉल्यूशन क्या आया -3। ठीक है, आप स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगेगा, फिर आप बिना इसकी कैलकुलेशन किए डायरेक्ट ही आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड कॉलम ले, तो थर्ड कॉलम के लिए देखो यहाँ पर 0 सी बी एक्स जे कौन सा लेंगे हम, ये दोनों, तो 0 × 1, 0 × 1 समेशन है तो प्लस 0 × 0 माइनस में सी जे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या आया 0। अब इसे आप बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो। हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या थे x3 और x4 थे, तो x3 और x4 के लिए जो कॉस्ट आएगी zj - cj होगा वो हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, जो भी बेसिक वेरिएबल है उनके लिए zj - cj की वैल्यू हमेशा ही कैलकुलेशन करने पर 0 आएगी। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं अपन, 0 × 0, 0 × 1 और सब्ट्रैक्ट किया 0 को, तो 0 आ रहा है ना सॉल्यूशन। क्लियर? अभी हम 2-3 टेबल और बनाएंगे, अभी हम काफ़ी टेबल बनाएंगे जिसमें इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अब कम से कम 3 या 4 टेबल में इसे बार बार रिपीट करोगे तो ये सारी टेबल आपको अच्छी तरह से बनानी आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। अब ये सिंप्लेक्स टेबल कितनी बनेंगी, 2, 3, 4, ये किस पर डिपेंड करेगा, zj - cj पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास सारे के सारे zj - cj ये पॉजिटिव आ जाएंगे तो यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो जाएंगे, हम डायरेक्ट आगे सॉल्यूशन लिखेंगे। लेकिन अगर ये सारे के सारे 0 नहीं है, फॉर ऑल zj - cj आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, देन आगे हमें टेबल और बनाने पड़ेंगे, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल। कब तक बनाएंगे, जब तक कि सारे के सारे zj - cj पॉजिटिव ना आ जाए। अब यहाँ पर zj - cj पॉजिटिव तो नहीं है ना सारे के सारे। अब इसमें नेगेटिव में हम यानी माइनस में हम मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। अब नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या है -5 -3, तो इन दोनों में हम मिनिमम सिलेक्ट करेंगे कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम कौन सा आ रहा है, -5 -3 में -5, तो -5 हमारे पास इस तरह से, -5 के यहाँ पर कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में वेरिएबल कौन सा है, x1 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे एंटरिंग वेक्टर। एंटरिंग वेक्टर का मीन्स जो वेक्टर एंटर करेगा वो वेक्टर कौन सा होगा, x1, यानी जो वेरिएबल एंटर करेगा वो वेरिएबल कौन सा होगा, x1 होगा। मैं रिपीट करती हूँ, zj - cj जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो टेबल यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये सारी की सारी पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव में हमें मिनिमम चेक करना है। जो भी नेगेटिव में मिनिमम होगा उस कॉलम में जो भी वेरिएबल आ रहा है वो वेरिएबल कहलाता है एंटरिंग वेक्टर। फिर हमें फाइंड करना होगा की एलिमेंट। अब की एलिमेंट के लिए यहाँ देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास इक्वल की टर्म क्या थी, हमने पूरी टेबल में इसका तो यूज ही नहीं किया 15 और 10 का, तो यहाँ पर हम 15 और 10 का यूज करते हैं। यानी जो भी एक्स बी में वैल्यू लिखी है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके डिवाइड में। अब डिवाइड में क्या करेंगे, हमारा एंटरिंग वेक्टर कौन सा था, x1, यानी इस -5 को हमने एंटर करवाया। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, यानी x1 का की कॉस्ट क्या है 3 और 5। 15 के सामने 3 लिखा है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 10 के सामने 5 लिखा है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 3 और 5 क्यों लिया, क्योंकि ये कॉलम एंटर हो रहा है। अगर हमारे पास ये कॉलम एंटर हो तो हम 5 और 2 लिखेंगे डिवाइड। ओके, इनको डिवाइड किया तो 5 2, इन दोनों में से ये हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए। ये एलिमेंट जब भी कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए हमें ये प्रोसेस करना है, और इस प्रोसेस को जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम उस स्टेप को छोड़ देंगे। यानी मान लो हमारे पास यहाँ पर -3 होता, यानी -5 आ जाता, तो हम इस स्टेप को छोड़ देते, यानी इसे हमें लिखना ही नहीं था। लेकिन अगर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब सॉल्यूशन क्या आया 5 और 2, इन दोनों में मिनिमम, ये हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव लेना नहीं है। तो पॉजिटिव में मिनिमम कौन सी वैल्यू हमारे पास 2, तो इस 2 के सामने हम इस तरह से एरो का साइन लगाएंगे। इसका मीन्स होता है एंटर करना, इसका मीन्स होता है बाहर निकलना, आउटगोइंग वेक्टर। ये कौन सी रो में आ रहा है, इस रो में, यानी x4 की रो में।
तो इस रो में वेरिएबल क्या है x4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आउट गोइंग वेक्टर। कौन सा वेरिएबल बाहर निकल रहा है x4 वेरिएबल। अब हमारा बचा की एलिमेंट। अब की एलिमेंट क्या होगा, ये देखो ये वेरिएबल बाहर निकल गया, ये वेरिएबल एंटर कर गया, तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है जो दोनों को मिला रही है वो वैल्यू कौन सी है, ये वाली 5 जो x4 में भी आ रही है और इस x1 में भी आ रही है, 5 आ रही है ना। यानी जिस वैल्यू से हमने डिवाइड किया मिनिमम वैल्यू वाले फैक्टर में, तो जिससे हमने डिवाइड किया वो क्या कहलाता है, हमारे पास की एलिमेंट कहलाता है। तो की एलिमेंट क्या हुआ 5। क्लियर। एंटरिंग वेक्टर ZJ माइनस CJ में जो मिनिमम नेगेटिव में मिनिमम होगा वो उस कॉलम में जो भी वेरिएबल है वो एंटरिंग वेक्टर होगा। इस तरह से डिवाइड करने पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उस रो में जो भी वेरिएबल होगा वो आउटगोइंग वेक्टर होगा। एंटरिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट जो एंटरिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर दोनों में आ रहा है वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, की एलिमेंट कहलाएगा। जब की एलिमेंट आ जाए, एंटरिंग वेक्टर आ जाए, आउटगोइंग वेक्टर आ जाए, तो हम नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अब सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि VB बेसिक वेरिएबल, CB XB X1 X2 टोटल वेरिएबल कितने थे, X3 X4। ओके, यहाँ पर क्या था हमारे पास CJ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। CJ हमारे पास क्या था 5300, तो यहाँ पर भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 5 3 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटरिंग वेक्टर था x1 और आउटगोइंग वेक्टर है x4, यानी x1 हमारा एंटर कर रहा है, x4 बाहर निकल रहा है। कहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से। x3 और x4 थे बेसिक वेरिएबल, तो x3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, x4 यहाँ से बाहर निकल गया। इस x4 जब ये x4 यहाँ से बाहर निकलेगा तो एंटर कौन सा कर गया, x1 निकल गया। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक वेरिएबल में क्या जाएगा x3 और x1। ओके, बाहर कौन सा निकला x4, तो हमने यहाँ से x4 को हटा दिया, इसकी जगह एंटर कौन सा किया वेरिएबल x1। ओके, अब इनकी कॉस्ट क्या है, ये बेसिक कॉस्ट है ना, तो इनकी कॉस्ट देखो हम CJ से चेक करेंगे। x3 की कॉस्ट कितनी है 0, x1 की कॉस्ट कितनी है 5, हमने कॉस्ट लिख ली। अब यहाँ पर पूरी की पूरी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इक्वल की वैल्यू और मैट्रिक्स सारी की सारी मैट्रिक्स में चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा, हमारे पास इससे पहले फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल ये थी, इसे हम ये लिख सकते हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। अब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में हमारे पास क्या आया, की एलिमेंट आया था 5। अब की एलिमेंट की रो कौन सी है, ये हमारे पास की है। अब देखो हमने यहाँ तक वैल्यू तो लिख ली ना, x3 x1 और उनकी कॉस्ट, तो हमारे पास की एलिमेंट की रो में कौन कौन से एलिमेंट बचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एलिमेंट रह गए। अब की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। जो सेकंड टेबल होगी उसमें पहला स्टेप हम क्या करेंगे, की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड, की एलिमेंट की रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। मैं रिपीट करती हूँ, की एलिमेंट की रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। अब की एलिमेंट की रो के प्रत्येक एलिमेंट को, ये की एलिमेंट की रो है, इसके प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से यानी 5 से डिवाइड करना है। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1। ठीक है, की एलिमेंट की रो कौन सी थी, सेकंड वाली। इस पूरी रो को की एलिमेंट यानी 5 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट 2/5, 0/5, 1/5, 2/5, 0/5 यानी 0, 1/5। ये की एलिमेंट की रो थी, इसे की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा। ओके, CJ में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में हमारे पास कोई एक वेक्टर बाहर निकलेगा और कोई एक एंटर करेगा। जो बाहर निकल रहा है उसकी जगह जो एंटर कर रहा है वो लिख लेंगे। फिर की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। ओके, और यहाँ पर ये कॉस्ट लिखी है, x3 की कॉस्ट हम यहाँ से लिखेंगे। x3 की कॉस्ट 0 और x1 की कॉस्ट 5। आगे समझे। नेक्स्ट, अब की एलिमेंट की रो तो हमारी होगी, की एलिमेंट किसी एक रो में होगा, इसके अलावा और भी रो होंगी। यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा की एलिमेंट के अलावा एक रो और आ रही है,
हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो की एलिमेंट के अलावा जितनी भी रो होंगी उन्हें सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा वो देखो यहाँ पर। की एलिमेंट के अलावा कौन सी रो आ रही है हमारे पास, ये वाली रो आ रही है। इस रो के हर एक एलिमेंट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब देखो जब 15 को सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर कुछ स्टेप मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। जैसे हम 15 को सॉल्व करें, ठीक है, जिस एलिमेंट को हमें सॉल्व करना है वो एलिमेंट हम लिख लेंगे। अगर हमें इस 15 को सॉल्व करना है तो हमने यहाँ पर 15 लिख लिया, यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन। नेक्स्ट डिवाइड, जिस एलिमेंट को सॉल्व करना है वो एलिमेंट, सब्ट्रैक्शन का साइन, डिवाइड। की एलिमेंट क्या था हमारे पास 5, तो हमने 5 लिख लिया। आगे समझ में। अब बच्चा यहाँ पर मल्टीपल में, अब देखो ये की एलिमेंट था, इस एलिमेंट को हमें सॉल्व करना है। ये 2 एलिमेंट है ना, इन दोनों से हम या तो रेक्टेंगल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आपको अपने माइंड में ही बनाना होगा। यहाँ से हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे। तो 15 और 5 तो हमने लिख लिया, यानी की एलिमेंट लिख लिया जिसे सॉल्व करना है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 10 और 3। तो 10 और 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। आगे समझ में। जिस एलिमेंट को सॉल्व करना है वो एलिमेंट, माइनस में और डिवाइड में की एलिमेंट। इन दोनों से मिलके हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएंगे। उस स्क्वायर या रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर तो ये होंगे, बाकी जो 2 कॉर्नर होंगे उनका मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लेंगे। इसे सॉल्व किया तो 5 6 या 30, 15 माइनस 6 9। तो इस 15 की जगह नई टेबल में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 15 की जगह क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर 9। ओके, नेक्स्ट। अब देखो मैं आपको कुछ स्टेप डायरेक्ट करूँ। हमारे पास यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या है, x3 x1। हम बेसिक वेरिएबल कब लिखते हैं, x3 x1 लिखा था, इसका मीन्स x3 में हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो 1 0 होगी, x4 में जो वैल्यू होगी वो 0 1 होगी। अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, 3 और 1 है। x3 पहले लिखा हुआ है, तो x3 में जो वेरिएबल कॉस्ट होगी यानी जो एलिमेंट आएंगे वो 1 0 होंगे। x1 में जो एलिमेंट आएंगे वो 0 1 होंगे। ये बेसिक वेरिएबल होगी, यानी इनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बन गया है। x3 में 1 0 आएगा, x1 में 0 1 आएगा। तो x3 1 0, x1 1 0 1। ओके, क्लियर हो गया आपका सॉल्व। अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। x2 की जगह क्या आएगा, अब x2 की जगह क्या आएगा, ये हमारे पास टेबल है। x2 की जगह यानी इस 5 की जगह क्या आएगा ये हमें लिखना है। तो 5 लिख लिया, यानी जिस एलिमेंट को सॉल्व करना है वो एलिमेंट, माइनस में ये एलिमेंट। अब ये 5 और ये 5 कौन कौन से हैं, ये दोनों 5 है। इन दोनों से मिलके अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाए तो उसके बाकी दोनों कॉर्नर पे कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 और 2, 3 2 जा 6। इसे सॉल्व किया तो 25 माइनस 6 बाई 5 कितना बचा, 19 बाई 5। इसे पॉइंट्स में नहीं लिखना, डिवाइड में ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 बाई 5। ओके, नेक्स्ट x3 में हमने लिख लिया। x4 यानी यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा, इस 0 की जगह नई टेबल में क्या हुआ, तो जिस एलिमेंट को सॉल्व करना है वो हम एलिमेंट लिखेंगे। यानी 0 को सॉल्व करना है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस डिवाइड में की एलिमेंट। अब अगर हमें इस 0 को सॉल्व करना है, 0 और 5 ये हुए ना, ये दोनों एलिमेंट हुए हमारे पास। तो यहाँ से रेक्टेंगल बनेगा, उसके दोनों एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, 3 और 1 हो जाएंगे। 3 1 जा 3। तो सॉल्यूशन क्या आया, माइनस 3 बाई 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, माइनस 3 बाई 5। आगे टेबल समझ में, ये थी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, समझ में आई। अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है। जेड जे माइनस सी जे यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, जेड जे माइनस सी। किस तरह से कैलकुलेट करना है, अब देखो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। सी बी फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम को सॉल्व करना है, तो हम इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में हम इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में सी जे की वैल्यू, इस कॉलम को करना है तो सी जे की वैल्यू क्या है, -5 है, -5। तो सॉल्यूशन क्या आया, 0। ओके, अब मैंने आपको एक और स्टेप बताया था कि हमारे पास जहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है वहाँ पर सॉल्यूशन 0 होगा। यहाँ सॉल्यूशन 0 आएगा, यहाँ सॉल्यूशन 0 आएगा। ये कंफर्म है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन को चेक नहीं करेगा, सिर्फ आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ कंफर्म है कि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स में 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा, इस 0 को 19 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस में इस 5 को 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है,
और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे सब्ट्रैक्ट किससे कर देना है, इस CJ यानी 3 से। तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया और -3, 2 - 3 -1। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ये सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। इस 0 को -3/5 से मल्टीप्लाई किया। आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। इस 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया। सब्ट्रैक्ट किससे कर देना है, इस 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 0 + 1 - 0, तो सॉल्यूशन क्या आया, +1। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप अपने माइंड में इस कैलकुलेशन को कर सकते हो तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर करके दिखानी नहीं है आपको। अगर ZJ - CJ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पर भी ZJ - CJ में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कौन सी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंट्रिंग वेक्टर। कौन सा वेक्टर एंटर करेगा, x2 एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंट्रिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, x2। फिर हमें की एलिमेंट फाइंड करना है। की एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ देखो की एलिमेंट इक्वल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9 और 2। ये x भी होता है ना जो इक्वल में होती है, लेकिन नई टेबल में हमारे पास इक्वलिटी भी चेंज होगी। तो ये 9 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 9 और 2। इसको डिवाइड किससे करना है, कौन सा कॉलम एंटर कर रहा है हमारे पास, ये वाला कॉलम। इस कॉलम में 9 के सामने कौन सा एलिमेंट है, 19/5, 19/5। और 2 के सामने कौन सा एलिमेंट है, 2/5। इनको अगर सोल्व करें तो ये सॉल्यूशन रहेगा 9 × 5, 45/9। और ये हमारे पास देखो 2 से 2 कट गया, 5। मिनिमम सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, 45/9। ये बन रहा है ना, ये 5 से कम होगा। तो 45/19 कौन सी रो से आया, इस फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन सा है, x3 है। तो यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, x3। एंटर किया x2, बाहर निकला x3। तो x2 ये एंटर कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है। तो एंट्रिंग और आउटगोइंग के सामने कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 19/5। यानी हमने डिवाइड किससे किया था, 19/5 से। तो की एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 19/5। ओके, अब की एलिमेंट आ गया, एंट्रिंग वेक्टर आ गया, आउटगोइंग वेक्टर आ गया। तो हम थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिमिलर जैसे हमने अभी तक बनाई थी, उसी तरह से हम थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। कब तक बनानी है, आपको पता चला ना, जब तक ZJ - CJ सारे के सारे पॉजिटिव ना आ जाए तब तक हम इस टेबल को बनाते रहेंगे। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, इसमें हम सेम लिखेंगे VB, CB, XB, x1, x2, x3 एंड x4। यहाँ पर CJ जो कि फिक्स वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ Z की 5300। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, 5300। एंटर कौन सा किया था, x2 एंटर किया, x3 बाहर निकला। यानी इस x3 को हम बाहर निकाल देंगे, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x2। तो x2 और x1, देखो टेबल को हम इजी बनाते जाएंगे, x2 और x1। अब x2 की कॉस्ट कितनी है, 3 की। x1 की कॉस्ट कितनी है, 5। क्लियर। अब यहाँ देखो, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर x2 और x1, इसका मीन्स क्या, बेसिक वेरिएबल x2 और x1 है, जिससे मिलके यूनिट मैट्रिक्स बन गया। x2 सबसे पहले x2 लिखा है, तो x2 में 1 0 आ जाएगा, x1 में 0 1 आ जाएगा। जब हम ZJ - CJ के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कंफर्म है 0 ही आएगा सॉल्यूशन। हो गया यहाँ तक, देखो आधी टेबल कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है, पीछे वाली टेबल में यानी सेकंड टेबल में हमें चेक करना है की एलिमेंट कौन सी रो में था। कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से यानी 19/5 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 को 19/5 से डिवाइड किया तो 45/19। यहाँ पर क्या जाएगा, 45/19। ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, चेक करो सॉल्यूशन सही आ रहा है। 0 को डिवाइड किया तो 0, 19/5 को डिवाइड किया तो 19/5। 1 को 19/5 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को जब 19/5 से डिवाइड करेंगे तो 5/19। इसी तरह से -3/5 को जब 19/5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से 5 कट गया, 3/19 विद नेगेटिव साइन, 3/19 विद नेगेटिव साइन। हो गया ना, टेबल आसान हो रही है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेबल आपको समझ में आ रही है।
नेक्स्ट, की एलिमेंट के अलावा कोई भी रो हो उसे कैसे सॉल्व करना है। की एलिमेंट के अलावा हमारे पास ये एलिमेंट रहेगा ना जिसे हमें सॉल्व करना है। इनमें से इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट बचे। सबसे पहले हम इस 2 को सॉल्व करेंगे। जिससे सॉल्व करना है वो एलिमेंट माइनस में, डिवाइड में की एलिमेंट 19/5, तो 5/19 हो जाएगा। मल्टीपल में क्या आएगा, हमें किससे सॉल्व करना है, इस 2 को सॉल्व करना है। की एलिमेंट ये, यानी ये 2 एलिमेंट हमने ले लिए, तो इसके रेक्टेंगल बनाने पे बाकी दोनों एलिमेंट कौन से आएंगे, ये दोनों। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, 9 2 जा 18/5, 18/5। तो सॉल्यूशन क्या आया, 5 से 5 कट गया, 38 माइनस 18/19, 38 माइनस 18 20/19। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास 20/19। ये दोनों एलिमेंट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, इस 0 को सॉल्व करना है। अब अगर हमें 0 को सॉल्व करना है तो 0 लिखेंगे माइनस में, की एलिमेंट 19/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। अब कौन से 0 लिखे हमने, इस 0 को सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व कर चुके हैं। हमें पता है कि ये बेसिक वेरिएबल में थे तो इनकी कॉस्ट हमें पता है। इस 0 को सॉल्व करना है तो 0 हो गया, 19/5 हो गया। यहाँ से स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर में बाकी दोनों एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 1 और 2/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2/5, तो सॉल्यूशन क्या आया, -2/19। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/19। ओके, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1/5। इस 1/5 को सॉल्व करना है। की एलिमेंट 19/5, तो 1/5 को सॉल्व करना है, 19/5 की एलिमेंट है। तो इन दोनों से मिलके अगर हम रेक्टेंगल बनाए तो ये एलिमेंट आएंगे ना, -3/5 मल्टीप्लाई 2/5, यानी -6/25 ये बनेगा। क्या सॉल्यूशन हुआ, 5 5 या 25, एलसीएम लिया 95, 19 और ये प्लस हो जाएगा 6, तो 25/95 यानी 5/19। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/19। क्लियर है यहाँ तक। जब सारे एलिमेंट सॉल्व हो जाए तो ZJ माइनस CJ, ये हमें बताया 0 आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। CB क्या है हमारे पास, 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ देखो हमें ये कॉलम सॉल्व करना है, ये वाला कॉलम। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/19 से। प्लस किससे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -2/19 और सब्ट्रैक्ट किससे कर देंगे, इस 0 को। अरे ना, CBXJ, तो 3 मल्टीप्लाई 5/19 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2/19 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 को। तो ये कितना हुआ, 15 - 10/19, 15 - 10 5/19। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5/19। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/19 से, 3 मल्टीप्लाई -3/19। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/19 से, 5 मल्टीप्लाई 5/19, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25/19, 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 16/19। तो यहाँ पर 16/19। अब देखो टेबल कब खत्म होती है, जब सारे के सारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ जाए तो टेबल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर सारे के सारे ZJ माइनस CJ हमारे पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं ना। इट मीन्स यहाँ पर टेबल खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब टेबल कंप्लीट होगी तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अब उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, यानी मैक्सिमम ऑफ Z फाइंड करना है। उसके लिए हमें x1 और x2 फाइंड करने पड़ेंगे। अब x1 और x2 फाइंड करने का मीन्स हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू लास्ट सिंप्लेक्स टेबल से आएगी। अब यहाँ देखो ये x1 और x2 आ रहे हैं ना। x1 की वैल्यू क्या होगी, 20/19, x2 की वैल्यू क्या होगी, 45/19। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हैंस x1 इज इक्वल टू 20/19 एंड x2 इज इक्वल टू 45/19। ये x1 और x2 की वैल्यू है। अब x1 और x2 अगर फाइंड हो गया तो मैक्सिमम ऑफ Z क्या होगा, हैंस मैक्सिमम ऑफ Z इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ Z। देखो हमारे पास ये था 5x1 + 3x2, x3 और x4 स्लैक और सरप्लस स्लैक वेरिएबल थे जो कि हमने अपनी तरफ से ऐड किए थे इन इक्वलिटी को इक्वलिटी बनाने के लिए। तो 5x1 यानी 20/19 + 3x2 45/19।
तो सॉल्यूशन क्या आया, 20 मल्टीप्लाई 500 बाई 19 प्लस 45 मल्टीप्लाई 3 135 बाई 19, टोटल सम क्या हुआ इनका 235 बाई 19। ये मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू होगी। ओके, आगे सामने किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स टेबल के द्वारा अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ जेड यहाँ पर होना चाहिए। अगर मिनिमम है तो सबसे पहले हम उसे मैक्सिमम में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होगी जो कि इनइक्वलिटी में होगी, यानी लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल में होगी, जिसे हमें इक्वल में कन्वर्ट करना है। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम या तो कोई वेरिएबल ऐड करेंगे या कोई वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम किसी वेरिएबल को ऐड करें इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर किसी वेरिएबल को ऐड किया तो उस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल कहते हैं। और अगर किसी वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अभी करेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वेरिएबल को कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। ओके, तो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज कर लिया, और एंड में हमारे पास जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर मैट्रिक्स बनाने पर, इस तरह से हमने मैट्रिक्स बनाई, अगर मैट्रिक्स बनाने पर जितनी रो है उसी फॉर्म की हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ रही है, तो जैसे यहाँ पर 2 रो है तो 2 बाई 2 की यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है फिर तो हम टेबल स्टार्ट कर देंगे। अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन रही थी तो हमने सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट किया। सिंप्लेक्स टेबल में वी बी बेसिक वेरिएबल, सी बी बेसिक कॉस्ट, एक्स बी इक्वल के टर्म और वेरिएबल ये लिखेंगे, सी जे लिखेंगे। ये फिक्स है वैल्यू, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। सी जे जो मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू होगी, यानी 5x1 3x2 0x3 0x4। वी बी बेसिक वेरिएबल, इट मीन्स जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बनती है, उनकी कॉस्ट मैक्सिमम ऑफ जेड में क्या होगी, इक्वल की वैल्यू, यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी वो मैट्रिक्स एज इट इज। फिर हमें जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है, जो होता है सी बी को एक्स जे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे विथ समेशन है, यानी प्लस भी करते रह जाएंगे, सी बी एक्स जे विथ समेशन, ये होता है हमारे पास जेड जे। और माइनस सी जे हमारे पास अगर इस कॉलम को करना है तो सी जे 1, इस कॉलम को करना है तो सी जे 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ से हमने जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकाली, -5 -3 0 0। अगर जेड जे माइनस सी जे सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है तो हम माइनस में, नेगेटिव में मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि एंट्रिंग वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर -5 आ रहा है तो एंट्रिंग वेक्टर x1 हो गया। फिर हमें अगर कोई वेक्टर एंटर कर रहा है, एंटर कहाँ करेगा, बेसिक वेरिएबल की जगह, यानी इन दोनों में से किसी एक की जगह x1 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों में से किसी एक की जगह x1 आ रहा है तो कोई एक बाहर भी निकलेगा, तो उसके लिए हमें की एलिमेंट फाइंड करना है। की एलिमेंट के लिए जो xb की वैल्यू होगी वो लिख ली, और जो डिवाइड में हमें लिखना है कौन सा कॉलम एंटर हुआ, उस कॉलम के जो वेरिएबल है, उस कॉलम के जो एलिमेंट है वो डिवाइड में लिख लेंगे। ये वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। ओके, 0 इन्फिनिटी 0 नेगेटिव कुछ नहीं लेना, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो उस पॉजिटिव वैल्यू में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उस रो वाले वेक्टर को हम बाहर निकाल देंगे, यानी आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। एंटरिंग और आउटगोइंग वेक्टर के सामने जो एलिमेंट आ रहा है, जैसे ये 5 आया, या ये कह सकते हो कि जो रो बाहर निकल रही है उस रो में हमने किससे डिवाइड किया था, वो एलिमेंट की एलिमेंट कहलाता है। तो की एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टेबल बनानी है। सेकंड टेबल में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, वी बी सी बी एक्स बी एंड सो ऑन। सी जे में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल थे, बेसिक वेरिएबल क्या थे, x3 और x4, लेकिन x4 बाहर निकल गया था हमारे पास, फर्स्ट टेबल में x1 एंटर कर गया था। यहाँ पर कॉस्ट x3 की कॉस्ट 0, x1 की कॉस्ट 5, यहाँ से कॉस्ट देखनी। सबसे पहले हमें की एलिमेंट की रो को सॉल्व करना होगा। की एलिमेंट की पूरी रो को, यानी की एलिमेंट की रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया तो ये पूरी रो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो भी रो होंगी उसके हर एक एलिमेंट को हमें सॉल्व करना है। जिस भी एलिमेंट को सॉल्व करना है वो एलिमेंट माइनस में यहाँ पर की एलिमेंट, और इन दोनों से मिलके जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा उसके बाकी जो 2 कॉर्नर रह जाएंगे उनका मल्टीप्लाई हम यहाँ लिख देंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इस एलिमेंट की जगह आ जाएगा। इस तरह से हमने सेकंड टेबल बना ली। सिमिलरली जेड जे माइनस सी जे फाइंड किया। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये कंप्लीट नहीं होगा, नई टेबल बनाएंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो टेबल कंप्लीट होती। जैसे नेक्स्ट टेबल बनाई सिमिलर, तो जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ रहे हैं तो टेबल कंप्लीट। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है।
तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर x1 और x2 थे, तो x1 का सॉल्यूशन 20/19 हो जाएगा, x2 का सॉल्यूशन 45/19, यानी x1 की वैल्यू 20/19, x2 की वैल्यू 45/19। इसे हमें मैक्सिमम z में पुट कर देना है, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको कोई नया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगी, आप इसी क्वेश्चन को समझना और इसी क्वेश्चन को करने की फिर से करने की ट्राई करना, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ टेबल ही समझनी है। अगर टेबल में हमारा डाउट रह गया तो हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के इसी क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना। आप क्वेश्चन लिख लेना, आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना। आपको पता चलेगा कि आपके टेबल में किस टेबल में कौन सा डाउट आ रहा है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।